आज हम लोग बिजनेस एथिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एथिकल डायलेमा के बारे में। डायलेमा यानी कि दुविधा, हिंदी में जिसको कहते हैं दुविधा। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एथिकल डायलेमा क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सोर्सेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं और कंक्लूजन। तो एथिकल डायलेमा, एन एथिकल डायलेमा इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट after involve a mental conflict between two things, that is moral imperatives। क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जनरली एथिकल डायलेमा तब आता है जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि एथिक्स में हमें ये पढ़ाया गया है, ये हमने सीखा है कि एथिक्स में हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन डायलेमा की सिचुएशन तब आती है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। जब हम कभी इस तरह की उलझन में घिर जाए तो समझिए कि डायलेमा आ गया। मतलब हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, हम एथिक्स को फॉलो करना चाह रहे हैं बट लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज एथिकली राइट व्हाट इज रॉन्ग, हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। तो समझ लीजिए कि आपके आगे दुविधा आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में एक बहुत फेमस कैरेक्टर है कर्ण का, महारथी कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। तो उनको जाना जाता है इसलिए कि वो बहुत बड़े दानवीर थे, उन्होंने हमेशा सच बोला। एक समय तो उन्होंने अपनी मतलब शरीर के एक तरह से जो स्किन है, जो उनका कवच था, वो उतार के और कुंडल काट के अपने कानों से इंद्र को दान कर दिए थे। तो इतने ज़्यादा बड़े दानवीर थे। और कृष्ण भी युधिष्ठिर को और अर्जुन को ये सिखाने के लिए कि तुम एथिक्स होता क्या है, कितना ज़्यादा लेवल पे जाके दान किया जा सकता है, वो सिखाने के लिए भी उन्होंने कर्ण का एग्जाम्पल दिया था और एक बार उन्होंने उसको प्रूव भी किया था। लेकिन जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है छल पूर्वक क्योंकि तुमने धर्म का साथ नहीं दिया। और मेरे ख्याल से वो अपने लेवल से पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहे कि वो धर्म का साथ दें, अपने वचन की रक्षा करें, हमेशा कोई अगर उनके सामने कुछ मांगने आए तो मतलब यानी कि डायलेमा कभी दूर नहीं होता है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जो कि मतलब ये माना जाता है कि ये सत्य को बहुत फॉलो करते हैं और बिल्कुल एथिकल हैं, उनको भी कृष्ण ने यही कह के मारा कि आपने धर्म गलत पक्ष का साथ दिया या अधर्म किया, जबकि वो पूरी जिंदगी धर्म की रक्षा ही करते रहे अपने हिसाब से। तो यानी कि कहीं ना कहीं डायलेमा था, कंफ्यूजन था, उनको शायद यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपने हिसाब से सही कर रहे थे बट लेकिन भगवान के हिसाब से गलत था, जो भी है। तो जब कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है हमारे आप सामने, जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम उसको कहते हैं ये डायलेमा वाला केस है, दुविधा वाला केस है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एथिकल डायलेमा के। देखिए, पहला, प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग ओनली एम्पेरिकल डेटा। मतलब जैसे कि हमें पता है कि 2 + 2 = 5 होता है, तो अगर कहीं पे लिखा है 2 + 2 = 6 तो हम क्या कह देंगे, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। अगर कहीं लिखा है 2 + 2 4 तो हम कह देंगे सही लिखा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इंपेरिकल डेटा, जो हमारी नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, जो हमने नॉलेज एक्वायर किया है, उसके हिसाब से हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर ऐसा है तो हम बता देंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन डायलेमा वाले केस में हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, उनके बेस पे हम करेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, तभी डायलेमा होता है। अगर हम ये तुरंत निकाल लें कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो डायलेमा होगा ही नहीं। हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये सही है ये गलत है, ये सही है तो करना है, ये गलत है तो नहीं करना है। बट डायलेमा वाले केसेस में जो हमारी नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हमारे पास है, उसके बेस पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं या हम राइट कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा, नाइदर साइड इज ऑब्वियसली राइट। अब जैसे कर्ण के हिसाब से वो सही था, कृष्ण के हिसाब से उन्होंने गलत किया था। भीष्म पितामह के हिसाब से पूरी जिंदगी वो धर्म की रक्षा करते रहे, हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे, उन्होंने इसीलिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन जब वो मारा गया उनको छल पूर्वक, तो भगवान कृष्ण या बाकी सारे लोग रहे कि इन्होंने अधर्म का साथ दिया था। तो मतलब दोनों साइड में एकदम क्लियर कट ये नहीं बताया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उलझन रहेगी। आप एकदम 100% ये नहीं कह सकते हैं कि कर्ण गलत था, या 100% ये कह सकते हैं कि कृष्ण सही थे या अर्जुन सही थे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर
पर्सन इज नॉट क्लियर अबाउट द मैथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो एथिकल डायलेमा में फंसा होता है उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो दुविधा आई है इसका क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है, इसका क्या रिजोल्यूशन हम निकालें, क्योंकि अगर निकल आए तो फिर वो डायलेमा रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल डायलेमा है। फिर उसके बाद अ चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे आपको दो चीजों में चुनाव करना पड़ता है। जैसे सबसे ग्रेट एथिकल डायलेमा हुआ था पार्थ को अर्जुन को, जबकि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेना आमने सामने थी और अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि अब हम मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ और मैं अपने गुरु पे, अपने भाइयों पे, अपने रिलेटिव्स पे कैसे तीर चलाऊं, कैसे इनकी हत्या करूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है। तो यहाँ पे उनको एथिकल डायलेमा हो गया। अब कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और अगर इनको युद्ध नहीं करना था तो इनको पहले बताना चाहिए था। अब ये सामने आके इस एंड मूवमेंट पे ये धोखा दे रहे हैं, अब हम दूसरा पार्थ कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने उनको एथिकल डायलेमा का रिजोल्यूशन दिया विद द हेल्प ऑफ गीता का ज्ञान। इसीलिए महाभारत का एक पार्ट है गीता, यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने जो शिक्षा अर्जुन को दी उसको ही गीता कहते हैं। उसको अलग से कलेक्ट कर लिया गया है जो कि गीता के नाम से बहुत फेमस है, वो महाभारत का ही पार्ट है। उन्होंने एक समय को रोक दिया और अर्जुन को अलग से बताया कि आप इस डायलेमा से कैसे बाहर निकलेंगे। तो वो समय जो अर्जुन के साथ हुआ था वो बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा था। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको युद्ध करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम इन सबको मार दें और मारने के बाद हमें राज्य की प्राप्ति हो जाए तो क्या फायदा होगा। क्योंकि अगर हम आपको बहुत सारी धन संपत्ति दे दें और कह दें कोई एंजॉय करने वाला नहीं है आपके साथ, भाई आपको गाड़ी का, पैसे का, खाने पीने का मजा तो तभी आता है ना जब साथ में लोग हों मस्ती करने के लिए, मजे करने के लिए। आप सब कुछ सामने लेके अकेले बैठे हो तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो उनको यही लग रहा था कि इन सबको मार के जो हमें हासिल होगा, राज्य अगर हासिल हो गया तो हम उसका करेंगे क्या। तो यानी कि अब उनको ये चूज करना था कि उनको युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो कृष्ण ने फाइनली उनको कन्विंस किया कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध ना होता तब भी तो एक फायदे वाली स्थिति थी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मरने से बच जाते। और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म की स्थापना हेतु हुआ था। तो क्या अभी धर्म की स्थापना हो गई, सब धार्मिक हो गए, राम राज्य आ गया था उसके बाद, यानी कि जब पांडवों का शासन हो रहा था सब कुछ अधर्म बिल्कुल समाप्त हो गया था पृथ्वी से, सब कुछ धर्म से चलने लगा था? कुछ नहीं था ऐसा। तो ये भी हो सकता है कि अगर वो युद्ध ना होता, वैसे कृष्ण ने और पांडवों ने तो अपनी तरह से बहुत प्रयास किया, संधि प्रस्ताव लेके भी गए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा था अगर किसी तरह से युद्ध ना होता तो ये जरूरी नहीं था कि हम ये कह ही सकते थे कि पृथ्वी पे अधर्म रहता, क्योंकि अधर्म तो पांडवों के राज्य के बाद भी रहा, वो थोड़ी ना खत्म हो गया, उनके समय भी था। तो यानी कि एथिकल डायलेमा के कैरेक्टर में चौथा कैरेक्टर ये कहता है कि कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, जनरली 2 कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, उसमें आपको चूज करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोर्स ऑफ एथिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इस अगले टॉपिक पर बढ़ने के पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। और एक, जैसे मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोग बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए। ये किसी स्टूडेंट ने ही सुनाई थी मुझे क्लास में, पता नहीं किस क्लास की स्टूडेंट थी वो, बहुत पहले की बात है। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती है। वहाँ पे एक पेशेंट आया और उसके पास जितना पैसा था सब उसके इलाज में ख़त्म हो गया, और वो जो हॉस्पिटल था, जो नर्सिंग होम था, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, लूट रहा था। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई ये भी आंसर नहीं है कि उसको बताना चाहिए, उसका ये भी आंसर नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यही एथिकल डायलेमा है। अगर क्लियर कट आंसर होता फिर डायलेमा किस बात का। अब उस सिस्टर को, उस नर्स को अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है उसके लिए, उसको क्या करना है। कर्ण के पास 2 ऑप्शन थे। कृष्ण ने उसको बोला कि तुम पांडवों की साइड आ जाओ, तुम लोग 6 भाई हो जाओगे, और युधिष्ठिर को जैसे ही पता चलेगा कि तुम उसके ज्येष्ठ भ्राता हो, वो पूरे आर्यावर्त का, पूरे हिंदुस्तान का सम्राट तुम्हें बना देंगे। मतलब कर्ण के पास पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य था, और वो दिग्विजय पहले भी कर चुका था, कौरवों के लिए उसने दिग्विजय की भी थी, सबको जाके हराया था।
बड़े भाई हो तुम सभी में, 5-6 लोगों में तुम्हें ही साम्राज्य मिलेगा और युद्ध भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई भाई मरेगा भी नहीं, तुम्हारा दोस्त भी बच जाएगा, उसकी भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो वो तो जरूर मरेगा, क्योंकि जब तक दुर्योधन मरेगा नहीं तब तक महाभारत कंप्लीट नहीं होगा। तो उसको उन्होंने ऑप्शन दिया था, लेकिन अब उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया कि नहीं, उसने अगर ये वचन दिया है अपने दोस्त को कि जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा, तो वो ये जानते हुए कि उसके भाई दूसरी साइड है, ये जानते हुए कि इस साइड अधर्म है, ये जानते हुए कि उस साइड उसकी माँ है, तब भी उसने दुर्योधन का ही साथ दिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से एथिक्स को फॉलो कर रहा था, अनएथिकल नहीं कर रहा था, वो अपने हिसाब से एथिक्स को फॉलो कर रहा था, अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा था। डायलेमा यही होता है कि आप क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते हैं। सोर्स ऑफ एथिकल प्रॉब्लम, एथिकल डायलेमा कैन अकर बाय चेंज इन लॉ। अब देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम, आइडियोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, रिलीजन, कल्चर, सोशल बिलीफ, जब कभी भी कुछ इन चीज़ों में कुछ होता है तो एथिकल डायलेमा उत्पन्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक रिलीजन कहता है कि आपको कुर्बानी देनी है, एक कहता है नहीं देनी है। एक जन कहता है कि आपको बुत परस्ती करनी है, एक रिलीजन कहता है बुत परस्ती नहीं करनी है। तो हम इससे ये थोड़ी ना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन बिल्कुल सही है और एक पर्टिकुलर रिलीजन बहुत गलत है। अगर कोई किसी की हत्या करके सेलिब्रेट कर रहा है या कोई त्यौहार मना रहा है तो एक रिलीजन के नज़र में तो बहुत घोर पाप है ये, लेकिन दूसरे के लिए वो खुदा की इबादत हो सकती है। एक पर्टिकुलर रिलीजन कहता है कि बुत परस्ती बहुत गलत है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मूर्तियाँ पूजा करना, अभिषेक करना, दूध चढ़ाना, ये डायलेमा है। आपकी जैसी सिचुएशन है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपनी सिनेरियो के हिसाब से, अपनी बिलीफ्स के हिसाब से, अपनी लर्निंग्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। किसी इकोनॉमिकल सिस्टम में कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सही है, किसी में कहते हैं सोशलिस्ट सही है। मतलब कैपिटलिज्म को जो फेवर करते हैं वो कहते हैं कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा कमा लेगा। जो सोशलिस्ट को फेवर करते हैं वो कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मतलब सभी का समान अधिकार, सारा पैसा सभी में बराबर बराबर बांट दो। मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, और जो वो अलगाववादी लोग होते हैं, जो इस तरह का वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट चला रहे हैं, तो यही कहते हैं कि सभी रिसोर्सेज पे सभी का अधिकार है समान रूप से। यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से डेल्मा आ रहा है। कोई कहता है ये नियम सही है, कोई कहता है ये नियम सही है। लॉ में भी आइडियोलॉजीज में फर्क होता है। कोई कहता है कि मेरी लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है, कोई कहता है मेरी राइट विंग की आइडियोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, कोई कहता है कि हमें अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई कहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, तो लोगों को हमें मैन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपने वो देखा होगा कि अमूल है, तो अमूल कोशिश करता है कि लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। जैसे लिज्जत पापड़, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमें मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन करना चाहिए, हमें औरतों को रोजगार देना है, इंसानों को रोजगार देना है। जबकि कोई दूसरी कंपनी आएगी कहेगी इंसान को हटाओ, मशीन लगाओ, सस्ता माल बनाओ, खूब प्रॉफिट कमाओ। यानी कि ये टेक्नोलॉजी का ऊपर डेल्मा आ गया कि हमें करना क्या है, टेक्नोलॉजी लगानी, ठीक है। रिलीजियस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, सोशल बिलीफ लेवल पे, एक जगह मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है, एक जगह दफनाया जाता है, एक जगह खुला ही छोड़ दिया जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई सही है कोई गलत है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एथिकल डेल्मा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सोर्स ऑफ एथिकल डेल्मा है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है कि जो जिसकी परवरिश, जिसकी अपब्रिंगिंग जिस एनवायरनमेंट में होती है उसको वही चीज़ ठीक लगने लगती है। अच्छा क्वेश्चन है कि एथिकल डेल्मा का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है, कि हमारे बिजनेस में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं। हम लोग ये महाभारत के बारे में डिस्कस करने के लिए एथिकल डेल्मा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स में बिजनेस करने में जो एथिकल डेल्मा होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं बिजनेस में ही कि हमारे सामने एथिकल डेल्मा आ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि गूगल, फेसबुक, एप्पल ये अपने यूजर्स का डेटा स्टोर करता है और फिर उसको मैनिपुलेट करता है, उस पर ऐड दिखाता है
और ये सब करता है। तो आप देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्राइवेसी का हनन हो रहा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा रहा है, उसको पर्सनलाइज ऐड दिए जा रहे हैं, उसकी लोकेशन का एक्सेस लेके उसको ज़्यादा हेल्प करी जा रही है। लेकिन लोकेशन का एक्सेस लेके जो पास वाले रेस्टोरेंट्स हैं उसके विज्ञापन आ रहे हैं, डोमिनोज का विज्ञापन आ रहा है, अगर उन्होंने स्पीकर में या कहीं पे सर्च कर दिया कार, तो कार के विज्ञापन आने लगे। तो मतलब उसके डेटा का यूज़ करके उसको माल बेचा भी जा रहा है और उसको मतलब एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। तो मतलब अब दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ से प्राइवेसी का हनन है, एक तरफ से उसका कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जा रहा है। अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। ऐसे करके हर एक सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब बिजनेस के कल की क्लास में एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था कि दो कलीग्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि यार मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत साल से यहाँ काम कर रहा हूँ बट मेरी टैलेंट का रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। एक किसी कंपनी में लोग काम कर रहे थे, मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है और मैं बहुत लंबे समय से यहीं फंसा हूँ। अब मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, मैं रिज़ाइन कर दूँगा, आपकी सैटरडे को मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो लेकिन क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बताया कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मिस्टर ए को बॉस ने बुलाया उस कंपनी के, कहा और लोग बात कर रहे थे, उनका मिस्टर बी का प्रमोशन बहुत समय से ड्यू है और मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों कॉम्पिटिटर थे और अगर मिस्टर बी को रिज़ाइन करते तो मिस्टर ए को फ़ायदा होने वाला था। तो उनका मिस्टर बी का हम लोग प्रमोशन कर देंगे, उनका थोड़ा इंक्रीमेंट भी कर देंगे, काफ़ी लंबे समय से उनका प्रमोशन ड्यू है, बीच में प्रॉब्लम चल रही थी कंपनी में, इस वजह से हम उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था, पैसा भी नहीं था कंपनी के पास, तो उनका सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, बहुत समय से ड्यू हो गया है। तो अगर वो ये बता दे अपने बॉस को कि मिस्टर बी ने अभी रिज़ाइन करने के लिए मुझसे बोला है, तो उनको तुरंत उनका वो प्रमोशन नहीं करेंगे और एडवांटेज मिस्टर ए को मिल जाएगा। और अगर वो नहीं बताता है तो मॉरल हाई रहेगा, इंटीग्रिटी बनी रहेगी, ऑनेस्टी बनी रहेगी और उसके दोस्त का फ़ायदा होगा। इस समय मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, उसके सामने एथिकल डायलेमा आ गया कि अपना बेनिफिट ले या दोस्त को बेनिफिट लेने दें। लेकिन अगर वो जाके बता देगा अपने दोस्त को कि बॉस तुम्हारी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो नहीं करेगा, फिर उसी को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उसको चुप रहना ठीक है या फिर वो दोस्त को आगे बढ़ने दे या अपना बेनिफिट ले ले चुप रह के। चुप रहेगा मतलब उसको कुछ झूठ नहीं बोलना है किसी से, बस चुप ही रहेगा। चुप रहेगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उसको दोनों की सिचुएशन पता है, दोनों से। और अगर वो जाके बोल देगा अपने दोस्त को कि अभी रिज़ाइन मत करना, बॉस तुम्हारा प्रमोशन करने वाले हैं, तो फ़ायदा हो जाएगा दोस्त का। फिर से ये एथिकल डायलेमा का केस है, ये डिपेंड करेगा कि इंसान कितना ऑनेस्ट है, ठीक है, वो क्या डिसाइड करता है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, अगर झूठ बोल रहा होता तो फिर गलत होता, वो चुप रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गिल्ट रहेगी कि मैंने इसके अपने दोस्त के ऊपर पैर रख के प्रमोशन हासिल कर लिया। तो अब ये एथिकल डायलेमा है, ठीक है। तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, आप हर एक लोग अपने हिसाब से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये क्या है, बिजनेस एथिक्स में, बिजनेस में इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह डायलेमा आते हैं। एम्प्लॉय की तरफ भी आता है, बॉस के ऊपर भी आएगा। अब उसको कभी कभी होगा कि दो लोग हैं, किसको प्रमोट करें, दोनों इक्वल हैं, ये हैं, इसको करते हैं तो ये होता है, इसको करते हैं तो फिर डायलेमा में फंस गया। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल का मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है बिजनेस में, एक तरफ होता है प्रमोटर और एक तरफ होता है शेयर होल्डर। प्रमोटर भी शेयर होल्डर होता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस ऐसी होती हैं कभी कभी कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी बहुत अच्छा गेन ले सकता है। जैसे एक कंपनी थी जो ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करती थी, बहुत बड़ा स्टार्टअप था, $1 बिलियन का स्टार्टअप था, मतलब कई बिलियंस उसमें सॉफ्ट बैंक के और पता नहीं कहाँ के लगे हुए थे। वो कोवर्किंग स्पेसेस, कोवर्कर के ही था मेरे ख्याल से, वो मतलब कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करता था। जो उसका फाउंडर था वो क्या करता था, अपना एडवांटेज करता था, अपने लिए वो लग्जरी गाड़ियाँ अरेंज करता था, अपने लिए वो लग्जरी ट्रिप्स अरेंज करता था कंपनी के पैसे से, जो स्टार्टअप में पैसा डाला गया है, और अपने लिए वो प्रॉपर्टी खरीदता था और उसको अपनी कंपनी को लीज पे दे देता था और पैसा उसके पास आता था। मतलब कंपनी के पैसे से वो अपने आप को अमीर बना रहा था। तो यहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं, एम्प्लॉयर हो गया, और एक तरफ हो गए बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। तो अगर एम्प्लॉयर अपना फ़ायदा करने की कोशिश करेगा सिर्फ,
तो बाकी शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा। जैसे टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये लोगों की क्या वर्किंग स्टाइल ये होती है कि वो सभी का एडवांटेज करने की कोशिश करते हैं। बट ये एग्जांपल कुछ इन्होंने ऐसे ही दिया है, वे एक एग्जांपल है, कुछ कंप्लीट नहीं है। जिसने पीपीटी बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ है। और एम्प्लॉय और इन्वेस्टर में ये हो सकता है कि भाई अगर हम ज़्यादा बोनस देंगे, ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कम पैसा मिलेगा, डिविडेंड कम मिलेगा, लॉस होगा। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, एथिकल डिलेमा है कि हमें किसका फेवर करना है, एम्प्लॉयज़ का फेवर करना है कि इन्वेस्टर्स का फेवर करना है। अगर इन्वेस्टर का फेवर करेंगे तो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। देखिए पुराने ज़माने में अमिताभ बच्चन साहब की जितनी भी पिक्चर आती थी उसमें क्या होता था कि ये दिखाया जाता था कि जो लेबर्स हैं उसमें से एक हीरो निकलता था और जितना जो मालिक होता था वो हमेशा विलेन होता था। यानी वो क्या करता था, हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था वर्कर्स को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर्स में ये है डिलेमा। तो यहाँ पे टाइम भी खत्म हो गया है क्लास का, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजंस ऑफ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा जनरली क्यों होता है? पहला रीज़न, फेलियर ऑफ पर्सनल कैरेक्टर। जब इंसान अपने कैरेक्टर के लेवल पे कुछ गड़बड़ करता है, गलत डिसीजन लेता है। जैसे कि फिर से महाभारत का एग्जांपल लेते हैं, अगर दुर्योधन का कैरेक्टर अच्छा होता तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो डिलेमा की सिचुएशन या दुविधा की सिचुएशन या प्रॉब्लम की सिचुएशन तभी जनरेट होती है जब पर्सनल कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वर्सेस सोशल वैल्यूज़, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें अपनी प्रॉफिट कमानी है, बिजनेस में प्रॉफिट कमानी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, और दूसरी तरफ ये है कि इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, वर्कर को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, उसको इंसेंटिव भी देना है, उसको बोनस भी देना है और उसको ओवर टाइम कराने का पैसा भी देना है। तो यहाँ पे डिलेमा आता है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें या सोसाइटी की वैल्यूज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ हजार्डस बट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। अब पॉली बैग्स बनाना एक बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर है, प्लास्टिक की चीज़ों को बनाना, पॉलीथीन बनाना, बट लेकिन उससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें पॉलीथीन का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये एक एथिकल डिलेमा वाला केस है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हो सकता है कि मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो जिन चीज़ों को फॉलो कर रहा हो वो थोड़ा डिफरेंट हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मेरी वैल्यूज़ से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मैच नहीं कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड है और हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमन ओरिएंटेड हैं, जिस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, या वाइस वर्सा। पर्सनल बिलीव्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, हमारा ये मानना है कि अगर लोगों से काम कराया जाएगा और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखा जाएगा, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन में, तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। जबकि ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि अगर मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक और केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे और बिज़नेस ज़्यादा ग्रो होगा। तो यहाँ पे डिलेमा या कॉन्फ्लिक्ट का केस आ रहा है। तो अब दुविधा है कि हम अपनी वैल्यूज़ पे चलें या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फॉलो करें। हाउ टू रिजॉल्व इट? एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने का, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट की एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के पास। उनको पता होना चाहिए उनको क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। अगर TCOC जैसे टाटा कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो सारे एम्प्लॉयज़ को टाटा अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट दे देता है, वो सभी उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जब भी कभी इस तरह की चीज़ होती है तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट या डिलेमा की सिचुएशन नहीं जनरेट होती है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हाईली स्किल्ड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, मॉरल उनका हाई होगा, एथिकल होंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा। और जो लोग एथिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्रस्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है डिलेमा की सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। फॉलो पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर एम्प्लॉयज़, हमें एम्प्लॉयज़ को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो सेल्फ एथिक्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करें, खुद टाइम से आएँ, हम उनको पनिशमेंट ना दें, टाइम से अपना काम पूरा करें, मन लगा के काम करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें वर्किंग प्लेस में,
फ़ोन कॉल्स को अननेसेसरी चैटिंग चिट चैट ना करें, अननेसेसरी की इंटरनल पॉलिटिक्स ना करें। तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा होगा और एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होगी। तो इन सब सिचुएशंस को अगर अवॉइड करना है, अवॉइड कर लेंगे तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट या एथिकल डायलेमा की केस जनरेट ही नहीं होगा। कंक्लूजन, इन बिजनेस फर्म्स एथिकल प्रॉब्लम्स मेनली इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन अबाउट अ रेंज ऑफ एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिजल्ट इन अचीविंग बिजनेस गोल्स। देखिए, जब कभी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल्स को एग्रेसिव तरीके से अचीव करने की कोशिश करती है, बहुत शॉर्ट टर्म में अचीव करने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर हमें किसी गोल्स को पूरा करना है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि हमें एथिकली तरीके से करना है, क्योंकि एथिक्स की वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगी, ज़्यादा ब्रांड वैल्यूज़ की क्रिएट हो पाएगी, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और ब्रांड रिकॉग्निशन भी हाई होगा और लोगों का ट्रस्ट भी जनरेट होगा, जिससे रिपीट परचेज होगी और वो कंपनी लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। फॉर एग्जांपल टाटा, फॉर एग्जांपल बिरला, फॉर एग्जांपल HUL, फॉर एग्जांपल रैकेट बैकेंसर जो डेटॉल बनाता है, फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, BMW, ये सारी की कंपनियों में, टोयोटा, इन कंपनियों में लोगों का ट्रस्ट है। वाइल मेकिंग decisions through ethical dilemma, a manager have to choose the values that is most suitable and important regarding fulfilling the corporate vision and mission। देखिए, जब भी कभी ethical dilemma की सिचुएशन हो तो जो मैनेजर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एथिक्स को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट डिसीजन लें, तो अपने आप ही वो ethical dilemma वाली सिचुएशन से निकल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एन ethical business organization must treat all its shareholders, employees and society equally by avoiding any conflict of interest। बिल्कुल वैलिड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो कर रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सोसाइटी को जिसके लिए वो सर्व कर रही है, जिनको प्रोडक्ट और सर्विस बना के दे रही है, यानी सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वली ट्रीट करेगी। ये नहीं कि प्रमोटर्स को फ़ायदा पहुंचा दें, ये नहीं सिर्फ शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचा दें, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, हमें अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, हमें अपने सप्लायर्स का भी ध्यान रखना है, हमें अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स का भी ध्यान रखना है, हमें अपने वेंडर्स का भी ध्यान रखना है, हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ध्यान रखना है, हमें अपने बैंकर्स का भी ध्यान रखना है, हमें गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है, उसको भी टाइमली टैक्स और सारी चीज़ें पे करनी है। तो एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है, उनको भी इंसेंटिव, वेजेस, बोनस टाइमली पे करने हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर इक्वली फॉलो होंगी तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या डेल्मा वाला केस नहीं होगा। और जज एवरी एक्शन इन अ फेयर मैनर, हमें हर एक घटना को एक पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ और कानूनी तरीके से देखना चाहिए, जिससे हम इस तरह की कोई भी सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। तो बिज़नेस में अगर हम लोग एथिक्स को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट या हमारा जो डेल्मा का केस है वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को भी एथिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए या बिज़नेस के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनको भी इस चैनल का लिंक आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।